चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है जो उसमें हमें चेक करना है कि पहले तो चेक कीजिए कि इसके हल है या नहीं है। एक अद्वितीय हल है या कोई भी हल नहीं है या अनेक हल हैं, ये चेक करना है। फिर ये चेक करने के बाद यदि हल है तो वो हल या वो मान प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से न निकालकर बीजगुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहला काम है हमारा चेक करना कि इसके हल हैं या नहीं है। यदि हल है तो फिर उसके बाद में हम बीजगुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। आपने पिछले चैप्टर में जहाँ पढ़ा था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समांतर हैं या संपाती रेखाएं हैं, उसी सूत्र के अनुसार, उन्हीं शर्तों के अनुसार, कौन सी शर्तें थी? अनुपात वाली शर्तें थी। उन्हीं से हमें ये पता चलता था कि इसका अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई भी हल नहीं है। तो उन्हीं शर्तों के अनुसार यहाँ भी हम हल का मान निकालेंगे कि हल है या नहीं है, अनुपात वाले नियम के अनुसार। चलिए देखिए अनुपात वाला नियम a1/a2। देखिए a1 क्या है? x का गुणांक, और a2 क्या है? इस वाले x का गुणांक। कितना आएगा? 1/3 आएगा। b1/b2 मतलब -3/-9, तो कितना आया? 1/3। अब c1/c2 आएगा कितना? -3 -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आएगा? 3/2। इसके अनुसार कौन सा अनुपात का नियम का पालन करते हैं? इस शर्त का पालन हो रहा है यहाँ पर। देखिए a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोई हल नहीं है। जो समीकरण दिए गए हैं उनका आपस में कोई हल नहीं है। जब हल ही नहीं है तो हम ना उसे बीजगुणनखंड विधि से करेंगे, ना प्रतिस्थापन, ना विलोपन विधि से, किसी भी विधि से नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो चुका है। पहले तो हमें चेक करना है कि उसका हल है या नहीं है। जब हल ही नहीं होगा तो हम मान क्या निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए जो दूसरा सवाल है उसको हम चेक कर लेते हैं पहले, हल है कि नहीं है। a1/a2 बराबर कितना आएगा? 2/3। b1/b2 बराबर कितना आएगा? 1/2। देखिए ये 1 और ये 2। c1/c2 5/8। इसे हमने चेक किया कौन से नियम का पालन हो रहा है। देखिए यहाँ कितना है? 2/3 है, यहाँ कितना है? 1/2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये अनुपात बराबर नहीं है। तब इसका मतलब क्या है? अद्वितीय हल है, मतलब हल है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब है कि इसका हल है, अद्वितीय हल है। और जब हल है तो हम इसको सॉल्व करेंगे बीजगुणनखंड विधि से। चलिए तो अब इसे हम हल करते हैं। x के बटे में लिख लिया, x के बटे में लिखा तो इसको छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों का गुणा करेंगे। जब y को करेंगे तो y को छोड़कर अगल बगल का करेंगे, और जब c वाला पद करेंगे तो इसे छोड़कर बाकी इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, किस नियम में करेंगे? वही एरो वाले, इस नियम के अनुसार हम करेंगे। देखिए तो यहाँ y के गुणा में कितना माना जाएगा? 1 गुणा -8, 1 गुणा -8, माइनस क्या कर देंगे? ये वाला तीर कर देंगे। 2 गुणा -5, 2 गुणा -5। अब y वाले पद में देखिए y को छोड़कर बाकी जो दो पद बचे हैं उनका गुणा करना है। तो देखिए 2 गुणा -8, 2 गुणा -8 और 3 गुणा -5। देखिए 2 गुणा -8, 3 गुणा -5। देखिए ये, और y वाले में सबसे आगे हम माइनस का एरो लगा देंगे कोष्टक के बाहर। अब जो c वाला पद है इसको छोड़कर बाकी इन दोनों का गुणा। देखिए इसको छोड़कर बाकी x और y के गुणांक का गुणनफल करेंगे और घटाएंगे। तो 2 गुणा 2 -3 गुणा 1, 2 गुणा 2 -3 गुणा 1। देखिए 2 गुणा 2 -3 गुणा 1। चलिए देखिए इसे हल करते हैं। 8 एकम 8 माइनस के 8, 2 पंचे 10, माइनस के 10 हैं तो और एक आगे माइनस लगा तो प्लस के 10 हो जाएंगे, और 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? प्लस के 2 बचेंगे। अब इसे हल करते हैं। देखिए इसके पूरे कोष्टक के आगे माइनस लगाना है y वाले पद में। चलिए देखिए 2 8 है 16, माइनस के 16, 3 5 है 15, प्लस के 15। अब
प्लस के 15 हैं और माइनस के 16 हैं, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और एक माइनस हमारा बाहर चल रहा है। देखिए 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाए 1 बचा। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो जो y के आगे माइनस लगा है, कोष्टक के आगे माइनस लगा है वो, और अंदर जो कोष्टक के माइनस लगा है वो हो जाएंगे मिलकर प्लस, और ये यहाँ पर 1/1 ही बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर में है ये और इसके बराबर में है ये, तो एक बार x के बराबर में c वाला पद और एक बार y के बराबर में c वाला पद कर देंगे। तो देखिए एक बार x के बराबर में किया और एक बार y के बराबर में c वाला पद किया, तो x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया 1 आया। इस प्रकार से हमारी बीज गुणनखंड विधि के द्वारा ये हल आ चुके हैं। पहले हमें चेक करना था कि बताइए क्या इसके हल हैं या नहीं है, यदि हल हैं तो बीज गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो हमने ये शर्त लगी यहाँ पर, प्रश्न नंबर कौन सा, दूसरा, पहले का दूसरा प्रश्न है ये। इसमें हमने शर्त कौन सी, अनुपात वाली शर्त का पालन किया, तो ये अद्वितीय हल है, और जब हल है तो हम इन तीर के अनुसार पूरे से उसको हल कर देंगे। यही तीर का नियम लगाएंगे, सिर्फ y के आगे माइनस लगाते जाएंगे। देखिए, और ये हमने समीकरण को हल कर लिया, पूरा देख लीजिए, और ये x और y की वैल्यू आ गई। धन्यवाद। प्रश्नावली 3.5 के पहले का तीसरा प्रश्न ये दिया गया है। इसके पहले हम अनुपातों की तुलना करेंगे। a1/a2 मतलब 3/6, b1/b2 मतलब 5/10, c1/c2 मतलब 20/40। हल किया तो कितना आया, 3 दूनी 6, 1/2, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 1/2। तो हमने देखा इनके अनुपात क्या आ रहे हैं, इस प्रकार से आ रहे हैं, इस प्रकार से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस जो रेखा युग्म है, ये जो दोनों रेखा के समीकरण हैं उनके अनेक हल हैं, तो अब ये भी हमें सॉल्व नहीं करना है। अब रह गया हमारा कौन सा प्रश्न, 3.5 के पहले का चौथा प्रश्न। तो इस चौथे प्रश्न को सेम टू सेम दूसरे प्रश्न की तरह कर लेना है। इसके भी अद्वितीय हल हैं। देखिए जैसा हमने ये दूसरा प्रश्न किया था, 3.5 के पहले का दूसरा प्रश्न, पहले हमने चेक किया तो पता चला कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो हमने फिर उसे दूसरे प्रश्न को किया था बीज गुणनखंड विधि से और x y का मान निकाल लिया था। इसी प्रकार से ये प्रश्नावली 3.5 के पहले का चौथा प्रश्न भी सेम टू सेम दूसरे प्रश्न की तरह करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। आप अपने मन से कर लें। धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 3.5 का दूसरे का पहला प्रश्न क्या है। a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इन दोनों समीकरणों के a और b के वो कौन से मान हैं जिनकी वजह से इनके क्या अनेक हल होंगे। किसके मान निकाले, हमें a और b के मान निकाले, ना कि x और y के। तो a और b के वे मान निकाले हैं जिनके अनेक हल होंगे। अब अनेक हल कब होते हैं हम पहले ये पता होना चाहिए। तो चलिए करते हैं सवाल को। पहले नंबर देखिए, ये हैं दोनों समीकरण। यहाँ जो प्लस के 3a प्लस b माइनस 2 लिखा था, इसे हमने ले लिया है इस साइड माइनस में। तो देखिए ये हमने इसे माइनस में ले लिया है, दोनों समीकरणों को उतार लिया। अब पहले तो उन्होंने बताया कि a और b के कौन से मान होंगे जिसके लिए अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के होने की हमारी शर्त क्या है, पहले हम वो लिख लेंगे। अनेक हल कब होंगे, जब इन दोनों समीकरणों के अनुपात इस प्रकार के आएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसके जो a और b की पोजीशन पर, ये a और b नहीं, ये जो गुणांक रहते हैं x के गुणा में और y के गुणा में और c पोजीशन पर, तो जब ये तीनों अनुपात बराबर होंगे तब उस स्थिति में अनेक हल होते हैं। तो ऊपर वाले समीकरणों में से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की पोजीशन पे हम वैल्यू रख देंगे। चलिए देखिए, यहाँ से हम मान रखेंगे कितना, a1/a2 की जगह पे 2/a माइनस बी, 2/a माइनस बी, b1/b2। देखिए ये पोजीशन है जो b1/b2, इसकी जगह पे 3/a प्लस बी। देखिए 3/a प्लस बी,
यहाँ जो सी पोजीशन है C1/C2, यहाँ पर क्या रखेंगे -7 बटे माइनस का ये पूरा समीकरण 3a + b - 2। तो देखिए ये -7 बटे 3a + b - 2। तो इस प्रकार से हम ये मान रख लेंगे। तो 2 बटे a - b, 3 बटे a + b। अब ये जो माइनस माइनस के वो कट जाएंगे तो फिर इतना बचेगा ये नीचे वाला। तो देखिए ये हमें मान प्राप्त हुए। अब देखिए इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, तो जो आखिरी वाला पद है वो एक बार इसके बराबर में और एक बार इसके बराबर में रख लेंगे। इस प्रकार से समीकरण यहाँ उतार लिया। इस प्रकार से एक बार इसके बराबर में कर लेंगे और एक बार इसके बराबर में कर लेंगे आखिरी वाला पद। देखिए कर लिया। अब इसे पक्षांतर के नियम से और गुणा भाग भिन्न के नियम से हल करेंगे। इस प्रकार से 7 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, a - b यहाँ पर पहुँच जाएंगे 7 के साथ, और ये वाला पक्ष पहुँच जाएगा 2 के साथ। सेम टू सेम यहाँ पर होगा, ये वाला पक्ष पहुँच जाएगा यहाँ 3 के साथ, और ये वाला पहुँच जाएगा 7 के साथ। अब इसे हल कर लेते हैं। चलिए देखिए इसे हम हल करते हैं। 2 का गुणा करेंगे 2 3 6, 2b - 2 दूनी 4, 7a - 7b। ये 7a और 7b यहीं पर रहेंगे और हम 6a और 2b को उस साइड ले आएंगे और -4 यहीं पे रहेंगे। तो देखिए 7a के पीछे क्या आ जाएंगे 6 माइनस के 6a आ जाएंगे, और 7b के पीछे क्या आ जाएंगे -2b आ जाएंगे। 7a में से 6a गए, कितने बचे सिर्फ a बचा, और 7b और -2b 7 8 9b हो गए, यहाँ पे -4। तो इसे हमने अच्छी तरीके से लिख लिया a - 9b बराबर -4। इसी प्रकार से हमने इसे हल किया। देखिए 3 तिरका 9 और 3b और 3 दूनी 6। इस प्रकार से 7a और 7b। अब देखिए 7a और 7b को उस साइड से हम इस साइड ले आएंगे, तो प्लस के 7a हैं इस साइड काय में आ जाएंगे माइनस में, तो 9a - 7a। यहाँ 3b है -7b, माइनस के 6 हैं उस साइड हम ले जाएंगे प्लस में। ठीक है, 9 में से 7 गए 2 बचे, 3 में से 7 गए 4 बचे, यहाँ पर बराबर 6, 2 कॉमन ले लिया हमने, दोनों पक्ष से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा a - 2b बराबर 3। देखिए इस प्रकार से हमें 2 सरल समीकरण प्राप्त होगा, एक ये और एक ये। अब प्रश्न में देखिए उन्होंने कहा है ए बी के मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ए बी का मान निकालना है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि बीजगुणनखंड से निकालिए या किस विधि से, उन्हें सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए। और दूसरी बात, ना ही हमें यहाँ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है कि हम बीजगुणनखंड विधि से निकाल दे, ना तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और ना ही इन्होंने कहा है। तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम किसी भी विधि से जो सरल लगे उससे हम निकाल देंगे। तो हम विलोपन विधि से निकाल रहे हैं। अब देखिए इन्हें हम घटाने पर, दोनों समीकरणों को घटाने पर हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो हम किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं विधि से। अब देखिए ए में से ए घटाएंगे घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ -7b बराबर -7। अब देखिए इसे -7 बटे -7 माइनस माइनस कट जाएंगे, 7 एकम 7। बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब ये बी की वैल्यू चाहे किसी समीकरण में रख दीजिए, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो उससे क्या हो जाएगा ए की वैल्यू निकल आएगी। बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, a - 9b बराबर -4, ये है समीकरण 1। इसमें मान रखेंगे तो देखिए कितना रखना है, बी का मान 1 रखना है। बी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a गुणे -9 गुणे 1 बराबर में कितने -4। -9 उस साइड पहुंचेंगे प्लस के, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे। तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो देखिए ये वैल्यू हम लिख लेंगे अब यहाँ पर कि जो समीकरण 1 और समीकरण 2 बना था, उसे समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर ए की वैल्यू कितनी आई 5 और बी की वैल्यू कितनी आई 1। ये हमारा आंसर हो गया। पहले तो देखते हैं हम सवाल की करना क्या था। ए और बी के किन मानों के लिए इसके अनेक हल होंगे, मतलब कौन से वो मान हैं जिसके लिए इनके मान, इनके हल, इन दोनों समीकरणों को हल कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि अनेक हल हमारे लिए क्या शर्त है अनेक हल होने की। अनेक हल कब होंगे, जब इनके अनुपात a/a2 बराबर b/b2 बराबर c/c2 होंगे। जब ये तीनों अनुपात बराबर होंगे तब हमारे अनेक हल होंगे। तो देखिए हमने उसी अनुपात में लिख लिया। अब इसे हम हल कर देंगे। इस अनुपात को हल किया, इन तीनों समीकरणों को हमने एक बार इस वाले को, लास्ट वाले को इसके बराबर में रख दिया,
और एक बार लास्ट वाले को इसके बराबर में रख दिया, क्योंकि इसके बराबर पहले के बराबर दूसरा, दूसरे के बराबर तीसरा है, तो आपस में तीनों बराबर हैं। तो एक बार पहले के बराबर में तीसरे को रख दिया, एक बार दूसरे के बराबर में तीसरे को रख दिया। देखिए ये रख दिया। अब इनको पक्षांतर करके गुणा भाग भिन्न जो भी है उनको सरल करके हमने ये वाला पद बना लिया, ये समीकरण, और इसका ये बना लिया ये समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हमने क्या किया, विलोपन विधि से हल किया। घटाने पर देखिए, घटाने पर b का मान आया 1 और b का मान हमने समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख दो तो a का मान आया 5। तो देखिए हम लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर a बराबर कितना आया 5 और b बराबर 1। ये हमारा हल हो चुका है। धन्यवाद। चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा। क्या है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कौन सा मान है के का जिसके लिए कोई हल नहीं होगा। चलिए देखिए, ये दोनों समीकरण हमें दिए गए हैं। ये पहला समीकरण है और ये नीचे दूसरा समीकरण है। यहाँ पर ये हाथ खिसक गया था, ये दूसरा समीकरण है। अब इन समीकरणों की हम तुलना करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 से, और हम शर्त कौन सी लगाएंगे, जिसमें कि वह वाली अनुपात के शर्त का नियम लगाएंगे जिसमें कोई हल नहीं होता है। रैखिक समीकरण, ये जो दोनों रैखिक समीकरण दिए गए हैं उनका कोई हल नहीं होगा। कब, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होगा तब रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। चलिए a की जगह a1 की जगह पर a1 रखते हैं, a2 की जगह पर a2 रखते हैं, और b1 की जगह पे b1 की जगह पे ये और b2 की जगह पर ये रखेंगे। समीकरण की तुलना करने पर ये मान हमने रख दिया। अब हम पक्षांतर परमेकरण अन्य नियम से प्लस माइनस जोड़ घटाएं जिस भी प्रकार से के का मान निकाल लेंगे। चलिए देखिए, इसे हमने हल कर लिया है। k-1 यहाँ पर गुणा में पहुँचेगा और 2k-1 यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ 3 का गुणा होगा 3k-3, ये जो माइनस का 3 है उस साइड प्लस में आ जाएगा और ये जो प्लस का 2k है इस साइड माइनस में आ जाएगा। तो 3k में से 2k जाएंगे तो सिर्फ बचेगा k, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। तो k की वैल्यू आ गई 2। k की वह वैल्यू है, k की यह वह वाली वैल्यू है जिसके लिए दोनों रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद।